आज के क्विज में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्विज थर्ड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, खरगोश की लंबी ट्रेकिया में होता है। जहाँ पर बात की जा रही है खरगोश की लंबी ट्रेकिया में, तो मुखीय रज्जु, थायराइड, पूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज या अपूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज। तो हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था, जो कि कितनी लगभग हमने पढ़ा था 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और उसमें हमने पढ़ा था कि 16 से 20 कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज की बनी रिंग पाई जाती है। किसकी बनी? हाइलिन कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, जो कि डॉर्सल सरफेस पे कैसी होती है? अपूर्ण होती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मुखीय रज्जु तो होता नहीं है, थायराइड नहीं होता है ट्रेकिया में। पूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज होता है, यानी कि ट्रेकिया में क्या होती है? कार्टिलेज की बनी रिंग होती है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है। वो कैसी होती है? अगर उसकी हम बात करें तो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन 4 तो सही होगा, अपूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, अपूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे ऑरिजिनेट होता है उससे बात करिए। क्योंकि 3 जर्मिनल लेयर होती है, हमको मालूम है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये तीनों जर्मिनल लेयर जो होती है वो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम को डेवलप करती है। यानी कि बॉडी में जितने भी तंत्र है वह उन सभी तंत्रों का विकास किसी न किसी जर्मिनल लेयर, किसी न किसी जनन स्तर से होता है। और जो 3 जनन स्तर है उनको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म और तीसरी है मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 होती है। उनमें से श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें, श्वसन तंत्र, तो वो जो उत्पत्ति में होता है वो एंडो मेसोडर्मल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, एंडो मेसोडर्मल। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरीसृप एवं पक्षियों में, ध्यान देना, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल एवं पक्षियों में स्तनधारियों की तुलना में, मैमल्स के कंपैरिजन में स्तनधारियों की तुलना में श्वसन दक्षता अधिक होती है। इसका कारण है, सरीसृप एवं पक्षियों में स्तनधारियों की तुलना में श्वसन दक्षता अधिक होती है। इसका कारण है पसलियों व कॉस्टल पेशियों की उपस्थिति, केवल पेशियों का पाया जाना, केवल कॉस्टल पेशियों का पाया जाना या डायफ्राम। तो देखिए रेप्टाइल, एविज और मैमल तीनों की बात करें तो तीनों में पसलिया व कॉस्टल पेशियां होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल तीनों में पसलिया और कॉस्टल पेशियां होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैमल्स की बात करें, स्तनधारी की, तो उनका एक यूनिक कैरेक्टर है, वो है उनमें डायफ्राम का पाया जाना। अगर उनके यूनिक कैरेक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक डायफ्राम होता है, जो कि मैमल्स के अलावा किस पे नहीं होता है। और रेप्टाइल में एक एब्स्ट्रक्शन है मगरमच्छ, जिसमें डायफ्राम मिलता है। तो यहाँ पर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या होता है? डायफ्राम होता है। और डायफ्राम की उपस्थिति के कारण ही जो मैमल्स होते हैं वो रेप्टाइल और एविस के बनिस्पत और अधिक दक्षता से श्वसन कर पाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 से होगा, डायफ्राम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों में डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देना, स्तनधारियों में डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। डायफ्राम का पाया जाना स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर हम बात करें तो रेप्टाइल में भी डायफ्राम पाया जाता है, मगरमच्छ में, रेप्टाइल में भी, मगरमच्छ में, सारे रेप्टाइल्स में नहीं। तो डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछा गया है। देहगुहा को 2 भागों में विभाजित करना, यानी कि जो बॉडी कैविटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। बिल्कुल डायफ्राम का कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा है फेफड़ों की रक्षा करना। फेफड़ों की रक्षा डायफ्राम बिल्कुल करता है। अगर हम बात करें तो उसका जो पोस्चरल पार्ट होता है उसको कवर कौन करता है? डायफ्राम ही करता है। लंग्स के पोस्चरल पार्ट को कवर डायफ्राम करता है, तो वो फेफड़ों की सुरक्षा भी करता है। लेकिन क्या पूछा गया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन 3 और 4 देखिए, श्वसन में सहायक और संवातन में सहायक। यहाँ पर बात की जा रही है रेस्पिरेशन की और यहाँ पर बात की जा रही है ब्रीथिंग की। क्लियर? तो यहाँ पर हम डायफ्राम की बात करें, डायफ्राम मुख्य रूप से किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में। क्योंकि डायफ्राम क्या हो जाता है? डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो थोरेसिक केस का जो वॉल्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्रीथिंग। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? ब्रीथिंग है।
ध्यान देना ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? ब्रीथिंग है, यानी कि श्वास लेना, वो उसका महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर श्वसन में सहायक नहीं है, किसमें सहायक है? संवातन में सहायक है, यानी कि ब्रीथिंग में। तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन 4 संवातन में सहायक, ये सही होगा। ऑप्शन 3 नहीं होगा, श्वसन में सहायक कौन सा होगा? संवातन में सहायक। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर आधारित है? हीमोग्लोबिन किसकी बात हो रही है? एक तो हीमोग्लोबिन, और दूसरा किसकी? हीमोग्लोबिन का किसके साथ अनुपात की बात हो रही है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि HbO2 की, इन दोनों की बात हो रही है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर आधारित है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, कार्बोनेट तनाव या बाइकार्बोनेट तनाव? तो हम बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। जितना ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, और जितना अंदर ऑक्सीजन कम होगा उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ेगा। समझ रहे हो? अगर O2 बढ़ेगा, O2 बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना बढ़ता है। और अगर O2 घटता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होना शुरू हो जाएगा, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1 सही होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब। यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो अनुपात है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किसके बिना नहीं रह सकता? तो अगर हम बात करें फ्रॉग की, मेढक की, तो उसमें त्वचीय श्वसन भी होता है, फुफ्फुसीय श्वसन भी होता है, और मुखगुहीय श्वसन भी होता है। यानी कि वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन भी करता है, लंग्स के द्वारा भी करता है, और बक्कल कैविटी के द्वारा भी करता है। तो वो किसके बिना नहीं रह सकता है? तो इसकी हम बात करें तो जो त्वचीय श्वसन है वो परमानेंट होता है। बाकी लंग्स के द्वारा श्वसन और बक्कल कैविटी द्वारा श्वसन वो एक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मेढक किसके बिना नहीं रह सकता है? यहाँ पर उसकी बात की जा रही है तो मेढक जो है त्वचीय श्वसन के बिना नहीं रह सकता। त्वचीय श्वसन जो होता है वो परमानेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार के समय संवातन दर, जब बुखार आता है तब ब्रीथिंग रेट, संवातन दर का मतलब होता है ब्रीथिंग रेट, श्वास लेने की दर। तो बुखार के समय संवातन दर यानी कि श्वास लेने की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, रुक जाती है, उपरोक्त कोई नहीं। तो ध्यान से समझना, बुखार के समय, अगर बुखार आता है उस समय क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है बॉडी का, वो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने से जो श्वसन की दर है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो हमने पढ़ी थी, क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने से श्वसन की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर? तो बुखार के समय क्या होगा? श्वसन की दर, बुखार के समय श्वसन की दर क्या होगी? बढ़ जाती है। ऑप्शन 1 सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा कि बुखार के समय जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है? कौन हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है? स्थायी यौगिक तो हमने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? अस्थायी यौगिक बनाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है। यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर एक स्थायी यौगिक बनाता है। कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सॉरी। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर एक स्थायी यौगिक बनाता है, जिसको हमने क्या बोला था? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है, क्योंकि क्या बना देती है? हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी यौगिक बना देती है। तो इस स्थायी यौगिक के बन जाने के कारण क्या होगा? स्थायी यौगिक बन जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या होती है? दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़कर क्या बनाती है? स्थायी यौगिक बनाती है।
क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन थर्ड सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वो अस्थायी यौगिक बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अस्थायी यौगिक बनाती है, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है अंदर बॉडी के अंदर, तो इन दोनों के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन जो होती है वो अस्थायी यौगिक बनाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये स्थायी यौगिक बनाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों की कुल धारण क्षमता होती है, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात की जा रही है। फेफड़ों की कुल धारण क्षमता यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, TLC की बात की जा रही है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है उसकी बात की जा रही है, 1 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर। तो हमने पढ़ा था, हम TLC की बात करें, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, तो वो अप्रोक्सीमेट कितना आया था, हमने देखा था वो 5700 ml से कितना होता है, 6000 ml होता है। कितना, 5700 से लगाकर 6000 ml होता है, यानी कितना अप्रोक्सीमेट 6 लीटर तक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा, 6 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश में श्वसन होता है, ध्यान देना, खरगोश में श्वसन होता है फुफ्फुस आवरण गुहा की आंतरिक स्तर की कोशिकाओं में, रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाओं में, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में, या केवल आरबीसी में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। खरगोश में श्वसन की बात करें तो श्वसन चाहे खरगोश हो कि कोई भी हो, श्वसन कहाँ होता है, पूरी बॉडी में, ऑल लिविंग सेल में होता है। शरीर की सारी जितनी भी शरीर की जितनी भी लिविंग सेल है सब में रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसके कारण, तो अस्थमा यानी कि दमा जिसमें हमने पढ़ा था, उस श्वसन में क्या होता है ये पूछा जा रहा है, श्वास नली का संक्रमण यानी कि ट्रेकिया का, फेफड़ों का संक्रमण, फुफ्फुस आवरण में रक्तस्राव, या ब्रोंकियल पेशियों में ऐंठन। तो अस्थमा हमने क्या पढ़ा था कि श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो जो श्वास लेने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो ब्रोंकियल पेशियां होती है, हमने पढ़ा था जो ब्रोंकियल मसल्स होती है, उन ब्रोंकियल मसल्स में क्या हो जाता है, वो नैरो हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है, उनका जो मार्ग होता है वो संकरा हो जाता है, और उस संकरे मार्ग के कारण श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, तकलीफ आती है। यानी कि ब्रोंकियल पेशियों में जो ब्रोंकियल मसल्स होती है उनमें क्या हो जाती है, ऐंठन आ जाती है, यानी कि उनका मार्ग संकरा हो जाता है, और उसी वजह से क्या होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, और उसको हमने बोला था अस्थमा यानी कि दमा। तो अस्थमा एक श्वसन रोग है, उसका कारण क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल पेशियों में ऐंठन, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, बलपूर्वक श्वसन के लिए ऐच्छिक पेशियों का आवेग कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, वेगस तंत्रिका से, अनुमस्तिष्क से, या प्रमस्तिष्क से। तो यहाँ पर बलपूर्वक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, यानी कि जब हम तेज बलपूर्वक श्वास लेते हैं तो बलपूर्वक श्वास लेने में कौन सी पेशियां काम होती है, ऐच्छिक पेशियां, क्योंकि वो एक ऐच्छिक क्रिया है, बलपूर्वक श्वास लेना वो ऐच्छिक पेशियों का कार्य है। तो ऐच्छिक पेशियों का आवेग कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो ऐच्छिक पेशियां होती है उनको आवेग जो होते हैं वो प्रमस्तिष्क से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम से। यह अनुमस्तिष्क है सेरिबेलम, और ये प्रमस्तिष्क है सेरिब्रम। अगर हम अनुमस्तिष्क की बात करें सेरिबेलम की, तो ये आवेग देता है ऐच्छिक, जो कंकाली पेशियां होती है उनको आवेग देता है अनुमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क की बात करें तो ये ऐच्छिक पेशियों को आवेग देता है। यानी कि बलपूर्वक जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब उस समय जो आवेग होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सेरिब्रम से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तो सही होगा, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, ऑक्सीजन ग्रहण करने से, ऑक्सीजन की विमुक्ति से, कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति से, या ऊर्जा की विमुक्ति से। तो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, तो हम श्वसन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, और उसके बाद क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। तो हमने जो भी फूड खाया तो फूड प्लस उसके साथ क्या
मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और तब जाकर फिर क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर जब तक एनर्जी नहीं बनती है तब तक हम नहीं कह सकते कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी हुई है। क्योंकि रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जहाँ पर क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ गैसेस, गैसों का आवागमन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और तीसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ पर एक्चुअल में क्या होती है, एनर्जी फॉर्म होती है, यानी कि जो भोजन हमने खाया उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, ऊर्जा की विमुक्ति से। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा की विमुक्ति से। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश एवं मानव के फेफड़े हैं। खरगोश एवं मानव के फेफड़े हैं। चूषण फेफड़े यानी कि सकर लंग्स, दाब फेफड़े, जलीय फेफड़े, या उपरोक्त कोई नहीं। तो जो खरगोश और मनुष्य के फेफड़ों की बात की थी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ये फेफड़े जो मनुष्य और खरगोश के फेफड़े कैसे होते हैं, चूषण फेफड़े होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सकर यानी कि सक करते हैं हवा को, यानी कैसे फेफड़े, ये चूषण फेफड़े, सकर लंग्स होते हैं खरगोश और मनुष्य के। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण निश्वसन के पश्चात उच्च श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर निह श्वसन और उच्च श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात की जा रही है, यानी कि हवा अंदर फेफड़ों में भरना और बाहर निकालना। यानी कि पूर्ण निश्वसन यानी कि पूर्ण फेफड़ों में हवा भरना और उसके पश्चात उसका बाहर निकालना क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। जैविक क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी, फुफ्फुसीय क्षमता यानी कि लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात हो रही है, ज्वारीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम, या अवशेषीय आयतन रेजिडियल, वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं वीसी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि पूर्ण निश्वसन यानी कि पूरी सांस अंदर भरने के पश्चात जो हम वायु बाहर निकालते हैं उन वो जो पूरा वॉल्यूम है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु को कहते हैं बलपूर्वक उच्च श्वसन यानी कि एक्सपीरेशन, वो भी कैसा, बलपूर्वक यानी कि तेजी से हम श्वास निकालने के पश्चात फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु क्या कहलाती है, यानी कि हम बलपूर्वक उच्च श्वसन कर ले, यानी कि पूरा बलपूर्वक श्वसन कर हम पूरी वायु बाहर निकाल दे, इसके पश्चात भी वायु का कुछ वॉल्यूम यानी कि कुछ मात्रा जो फेफड़ों में बनी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतः श्वसनी वायु, डेड स्पेस वायु, या ज्वारीय वायु, या अवशिष्ट वायु। यानी कि अंतः श्वसनी वायु जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होती है जो हम सामान्य श्वसन की तरह अंदर भरते हैं, तो ये हो नहीं सकती। दूसरा है डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम की बात करें तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी होती है 150 ml, और ये कहाँ पर होता है, ब्रोंकियल ट्री में रहता है हमेशा डेड स्पेस वॉल्यूम जो होता है वो। और ज्वारीय आयतन जो कि कितना होता है 500 ml, जो कि सामान्य श्वसन के दौरान हम एक गैस अंदर वायु की जो मात्रा अंदर भरते हैं और बाहर निकालते वो होती है ज्वारीय आयतन, ज्वारीय वायु। और अंतःश्वसनी वायु जो बलपूर्वक अंतर श्वसन द्वारा अंदर भरते हैं वो। तो यहाँ पर बलपूर्वक बहिश्वसन द्वारा यानी कि बलपूर्वक हम श्वास छोड़कर इसके बाद भी फेफड़ों में जो वायु बनी रहती है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट वायु, यानी कि यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑप्शन 4 सही होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड आयनों की गति है। क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड आयनों की गति है, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड आयन जो होते हैं कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं ये पूछा गया है। तो उसमें हमने देखा था कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में बाहर प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, Cl- होता है, और आरबीसी के अंदर क्या होता है HCO3-। तो ये Cl- कहाँ आता है, प्लाज्मा के अंदर, और अंदर क्या होता है आरबीसी के अंदर HCO3-, वो HCO3- क्या आता है, बाहर आता है, और Cl- जो प्लाज्मा के अंदर है वो कहाँ पर आता है, आरबीसी के अंदर। तो देखिए ऑप्शन, प्लाज्मा से आरबीसी की ओर, WBC से प्लाज्मा की ओर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त तो कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो Cl- है वो कहाँ पर है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से कहाँ पर आ रहा है, आरबीसी में। ये यहाँ पर क्या है, आरबीसी। तो आपने देखा कि Cl- जो है वो प्लाज्मा से कहाँ पर आ रहा है, आरबीसी में, यानी कि प्लाज्मा से क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड आयन की गति कहाँ से कहाँ की ओर हो रही है, प्लाज्मा से आरबीसी की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, प्लाज्मा से आरबीसी की ओर। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करता है, 2,
4, 6 या 8, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इस बात हो रही है। तो वहाँ पर हमने इक्वेशन देखी थी, एक हीमोग्लोबिन का अणु किसके साथ जुड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करता है। तो एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणु का वहन, यानी कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, उसकी बात की जा रही है। 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन देखी थी, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो कितने ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbO2 होल 4। यहाँ पर क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन का कितना है, एक अणु है, और उसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ रहे हैं, 4 अणु जुड़ रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ रहे हैं, 4 अणु, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा रहा है, 4 अणुओं को। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है। क्लियर। तो फुफ्फुस यानी कि लंग्स में, रक्त में, पेशियों में, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, पेशियाँ हैं ये, पेशियों में या ट्रेकिया में। तो मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो मायोग्लोबिन में जो मायो वर्ड है, पहला जो वर्ड है मायो, ये मायो वर्ड ये किसके लिए होता है, ये मसल्स के लिए होता है, पेशियों के लिए होता है ये वर्ड, ये मसल्स पेशियों के लिए होता है। तो मायोग्लोबिन जो होता है वो किस में पाया जाता है, पेशियों में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसके वियोजन का कारण है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन का कारण पूछा गया है। ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता और कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता, ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन। तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbO2 होल 4, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसका टूटना, यानी कि किसमें, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूटना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कब टूटेगा। क्लियर। जब शरीर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी तब क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगा। और दूसरा, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है या ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, उस दशा में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में परिवहित की जाती है, यानी कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह रक्त में किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 माध्यम से होता है। एक तो होता है 7% जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 7% जो होता है वो प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। 7% किसके साथ होता है, प्लाज्मा के साथ। और 23% की बात करें तो 23% किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। अब बचा कितना, 70%। तो ये 70% जो होता है वो किस रूप में होता है, अगर हम इस 70% की बात करें तो 70% का परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में। इसका परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन से, ऑप्शन देख लीजिए, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनेट। तो 70% किस रूप में जा रही है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा फर्स्ट सही होगा, बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो आज की क्विज में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्विज में। तो आगे बात करेंगे कल की क्विज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।